जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में। जी हां, पिछले वीडियो में हमने देखा कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसके तहत कुल 4 युद्ध हुए। चारों के परिणाम अलग अलग रहे और चारों की जो संधियां हुई वे जरूर याद रखिएगा। जैसे आज का वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूं तो इसमें भी आपको 3 से 4 संधियां मिलने वाली हैं। तो आप लोग फोकस किया करिए युद्ध से ज़्यादा संधियों पर, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं संधियों के बारे में पूछता है कि जैसे बसीन की संधि हो गई, थाने की संधि हो गई, पुरंदर की संधि हो गई, मद्रास की संधि हो गई। ये संधियां किस युद्ध के बाद हुई और इनकी शर्तें क्या रखी गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बंगाल पर अधिकार कर रहे थे अंग्रेज, तो उस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी। किस किस के साथ हुई, उसकी शर्तें क्या थी, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट आप लोगों से 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है कि ये शर्तें किस संधि से संबंधित हैं, या फिर इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में, उसकी शर्तें कौन कौन सी हैं, निम्न में से कौन सी शर्त इलाहाबाद की संधि की है। इस तरह से प्रश्न देगा और आपको 4 विकल्प देगा और आप परेशान हो जाएंगे। कोशिश किया करिए कि जो संधियां हैं जरूर याद करें। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। थोड़ा हम लोग भूमिका तैयार करते हैं, हर वीडियो में जैसे ही करते हैं हम लोग। आप लोग देखते हैं जैसे कोई कवि वगैरह आते हैं, अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले क्या करते हैं, एक भूमिका बनाते हैं, जिससे कि आप तक वो पहुंच सके। कहते हैं ना कि क्या मेरी बातें आप तक पहुंच चुकी, क्या आप मेरी बातें आप तक पहुंची, आप मेरी बातों को समझ पाए। आप तभी समझ पाओगे जब पहले से भूमिका तैयार हो कि किस पथ पर या फिर किस पॉइंट पर वो काव्य पाठ करने वाले हैं, टॉपिक क्या होने वाला है। तो उसी तरह से हम लोग भी करेंगे, समझेंगे कि आंग्ल मराठा संघर्ष होने के पहले की स्थिति क्या थी और उस समय के क्या क्या योजनाएं थी, कैसे चल रही थी, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे और मराठों से संघर्ष क्यों हुआ। देखिए होता क्या है कि जब मैसूर पर वे अधिकार कर रहे थे तो उस समय मराठे ज़्यादातर युद्ध में, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मराठे ब्रिटिशर्स के साथ रहते थे। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये मराठे आगे चलकर हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, और ब्रिटिशर्स का एकदम खुला फॉर्मूला था कि वे अपने आप से ऊपर किसी को नहीं देखना चाहते थे। तो उन्हें लगा कि ये जो मराठे अगर ये हमसे आगे निकल गए तो फिर हमें यहाँ से वापस जाना होगा। और मराठों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं यह चल रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पानीपत का 3य युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा परास्त होने के बाद मराठे भी परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि ये अपना खोया हुआ स्वाभिमान कैसे वापस लाएं। तो इसी वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, सॉरी आंग्ल मराठा युद्ध होता है, मराठों के साथ इनका युद्ध होता है। भूमिका यही है। अब हम लोग बोर्ड पर आएंगे और समझेंगे। क्या समझे आप लोग कि अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के 3य युद्ध में मराठे परास्त हो चुके हैं। अपने स्वाभिमान के लिए वो परेशान हैं, लड़ रहे हैं। पुणे में उनका अधिकार है, सूरत पर भी अधिकार है, लेकिन वे अपने स्वाभिमान के लिए परेशान है। आप सबको पता होगा सदाशिवराव भाऊ लड़ते हुए वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक, उसके बाद ब्रिटिशर्स पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते हैं। मराठे उन्हें एक रास्ते का रोड़ा दिख रहे हैं कि यही हमें परेशान कर सकते हैं। तो अब दोनों में संघर्ष होगा और उस संघर्ष के लिए परिस्थितियां कैसे क्रिएट होती हैं ये बोर्ड पे समझ में आएगा। ठीक, समय कौन सा है तो यह है 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। मतलब 18वीं शताब्दी अब खत्म होने वाली है और 19वीं शताब्दी शुरू होने वाली है। अच्छा, आप लोग जैसे मैं 18वीं शताब्दी बोलता हूं, इसका मतलब क्या समझते हैं? 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1700 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी के बीच का टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 18वीं शताब्दी बोल रहा हूं तो 1801 से लेकर 1899, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस समय क्या देखते हैं, जैसे साल 2022 चल रहा है तो कौन सी सदी चल रही है? तो इस समय 21वीं सदी चल रही है, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं 2022। तो 2000 से 2100 के बीच का जो टाइम है उसे हम लोग 21वीं सदी बोलते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, तो ध्यान देंगे। ठीक, कुल 45 वर्षों का यहाँ टाइम पीरियड है आंग्ल मराठा संघर्ष का। 45 वर्षों में कुल 3 प्रमुख युद्ध होते हैं, उन्हीं को हम लोग समझेंगे। ठीक, कारण क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनीतिक सर्वोच्चता। वे एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स भी अब स्ट्रांग हो चुके हैं, बंगाल पर उनका अधिकार हो चुका है, मैसूर पर अधिकार हो चुका है। अब ये अगर मराठों को परास्त कर देते हैं तो पूरे दक्षिण भारत पर भी अधिकार कर लेंगे, पुणे पर भी उनका अधिकार हो जाएगा। ठीक, उसी समय क्या होता है 1772 ईस्वी में
पेशवा माधवराव, पेशवा होता कौन है? जैसे आपने सुना कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुआ करता था, मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया, अच्छा लगता है। उसके बाद जब हम लोग मुगल वंश में आए तो वहाँ पर आपको बादशाह मिले, जो शासक होता है उसका एक उपाधि होती है, पदवी होती है, ठीक। इसी तरह से जो मराठों का सरदार होता था उसे पेशवा कहा जाता था, और वही उन सबको पूरी तरह से प्रशासित करता था, शासन चलाता था, शासक होता था, हम कहें तो प्रमुख होता था, ठीक, ऐसे समझे। तो पेशवा उस समय माधवराव था, अर्थात मराठों का प्रमुख था। इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर 1772 में ही नारायण राव जो इसका छोटा भाई था वो नया पेशवा बनता है, मतलब मराठों का सरदार बनता है, ठीक है। एक मिनट, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, माफ़ करिएगा, गर्मी बहुत तेज। चलिए पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नारायण राव नया पेशवा बनता है माधवराव की मृत्यु के बाद। अब यहीं से कंडीशन बदलने वाली है। कैसे? जैसे ही नारायण राव की मृत्यु होती है, माधवराव की मृत्यु होती है, नारायण राव पेशवा बनता है, तो इसका एक चाचा था जिसका नाम था रघुनाथ राव, उसे राघोवा के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पर आपको राघोवा के नाम से भी मिलेगा। रघुनाथ राव ने क्या किया कि नारायण राव की हत्या करवा दी 1773 ईस्वी में। क्यों? पेशवाई की गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो उसमें इतनी क्षमता तो थी नहीं। जब इसने नारायण राव की हत्या करवाई रघुनाथ राव ने, तो पूरे मराठे इसके खिलाफ हो गए। तो इसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि हत्या करके स्वयं यहाँ गद्दी प्राप्त कर ले। इसलिए यह क्या करता है, रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है कि हमें पेशवा की गद्दी चाहिए, आप हमें वहाँ का पेशवा बनाओ, आप जो कहोगे मैं वो शर्तें मानूंगा। क्योंकि अब पेशवाओं जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी निगाह अब मराठों के ऊपर थी उन्हें परास्त करने की, तो मौके का फायदा उठाना चाहा। तो उसी समय होती है सूरत की संधि। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सूरत की संधि क्यों हुई? क्योंकि राघोवा ने यह संधि की, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक। किस लिए? पेशवा की गद्दी प्राप्त करने के लिए। माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बना, नारायण राव की हत्या करके अब राघोवा बनना चाहता है, रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता है, अकेले बनने की क्षमता नहीं है, तो अंग्रेजों से वह अधिकार क्या मांगता है, उनसे वह हेल्प मांगता है, जिस वजह से सूरत की उसे संधि करनी पड़ती है। कब हुई? 1775 में। बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से याद हो जाए। इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई। संधियां होती है तो शर्त ही तो होती है ना यार, कि आप ये करो तो मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे इतना दो तो मैं आपको ये पद दूंगा। तो यही हुआ। अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो सालसेट, थाने और बसीन नामक 2 क्षेत्र हैं, इस पर हमें पूरा कब्जा चाहिए, मैं तुम्हें पेशवा बना दूंगा। इसने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपको तीनों क्षेत्र दूंगा। बोले इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों पर हमारा प्रत्यक्ष अधिकार होगा, लेकिन सूरत और भड़ौच पर भी हमारा अप्रत्यक्ष अधिकार होगा। मतलब सूरत और भड़ौच का ब्रिटिशर्स अब राजस्व वसूलेंगे। ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ चुका है कि सूरत की संधि में किन 3 स्थानों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा होने की बात की जाती है, तो वो था सालसेट, थाने और बसीन। और कहां से राजस्व वसूलने की बात हुई, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो जो सूरत और भड़ौच है, यहां तुम शासन करो, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वहां का राजस्व अर्थात टैक्स हम वसूल करेंगे। और ये रघुनाथ राव मान जाता है और उन्होंने कहा इसके बदले में हम तुम्हें पेशवा की गद्दी प्रदान करेंगे। क्या इनके हाथ में थी क्या गद्दी? नहीं थी, लेकिन इनके पास यूरोपीय पद्धति की सेना थी। इन्हें पता था कि अगर कोई हमें एक विभीषण मिल जाए, हमें कोई एक जयचंद मिल जाए, तो हम परास्त कर देंगे इन्हें, मराठों को। तो ये आ गया रघुनाथ राव। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स का कर्नल था उसका नाम था कीटिंग, सेना लेकर यहाँ सूरत आ जाता है, क्योंकि सूरत में ही मराठे उस समय रहा करते थे, पुणे में भी उनका अधिकार हुआ करता था। जब कीटिंग सेना लेकर यहाँ पर आया तो परिस्थिति बन जाती है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की। याद रखिएगा, पहला आंग्ल मराठा संघर्ष क्यों हुआ? सूरत की संधि की वजह से। सूरत की संधि क्यों हुई? नारायण राव की हत्या करके रघुनाथ राव गद्दी प्राप्त करना चाहता है, इस वजह से वह अंग्रेजों से मदद मांगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध होने वाला है। अब परिस्थिति एकदम विकट हो चुकी है। कौन युद्ध कर रहा है? ये जो नारायण राव था, इसके साथ के जो मराठे थे ना, वे युद्ध कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक, तो 18 मई 1775 को आरस नामक मैदान में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें ब्रिटिशर्स मराठों को पराजित कर देते हैं। पहले आंग्ल मराठा संघर्ष में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मराठों को पराजित कर दिया। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो जब युद्ध वगैरह होता है उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में एक संधि होती है।
तो उस संधि में क्या हुआ, पुरंदर की संधि हुई। अब देखिएगा, इन संधियों को जरूर याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। युद्ध हुआ, मराठे परास्त हो जाते हैं बुरी तरह से, अंग्रेजों ने उनसे संधि की, क्योंकि अंग्रेज डायरेक्ट अपनी सत्ता नहीं स्थापित करते थे, ये बाद में करना शुरू करेंगे, शासन करेंगे। अभी तो इन्हें पिट्ठू नवाब चाहिए, इन्हें सिर्फ राजस्व से मतलब है, व्यापार से मतलब है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण से मतलब है, ठीक है। अप्रत्यक्ष गुलाम बना रहे हैं, धीरे धीरे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं। पुरंदर की संधि होती है 1775 में। क्यों हुई, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे परास्त हो चुके हैं। तो पुरंदर की संधि की शर्तें क्या रखी गई, शर्तें क्या रखी गई, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए परिस्थिति राघोवा के साथ कैसे बदलेगी, रघुनाथ राव के साथ। अब यहां आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। जो अंग्रेज थे, इनकी 2 सरकारें चल रही थी। एक तो कलकत्ता में चल रही थी, जो बंगाल में उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था, तो एक थी कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार, और एक थी बंबई। आज का मुंबई पहले बंबई के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मैसूर पर भी वे अधिकार कर चुके थे। अब मुंबई उन्हें दहेज में ही मिला था, मैंने आपको बताया था, पुर्तगालियों ने दिया था। तो इस वजह से बंबई की जो सरकार थी, उसने इससे वायदा करके युद्ध किया था, किससे, राघोवा के साथ, कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, यहां का पेशवा बनाऊंगा। लेकिन जब युद्ध में ये जीत जाते हैं, तो ये जो संधि होती है, पुरंदर की संधि, यह कलकत्ता सरकार और पुणे दरबार के मध्य में होती है। पुणे दरबार मतलब जो मराठे थे, और कलकत्ता की अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के साथ। तो उसने क्या कहा कि देखो, राघोवा को हम नहीं बनाएंगे पेशवा। ये उन मराठों की डिमांड थी जो नारायण राव के साथ के थे, कि आप राघोवा को पेशवा नहीं बनाएंगे। अगर आप राघोवा को पेशवा नहीं बनाएंगे तो हम आपको सालसेट और थाने 2 क्षेत्र आपको देंगे। ये मान गए। अब परिस्थितियां बदलेंगी, अंग्रेज आपस में लड़ने वाले हैं। 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एक कलकत्ता की ब्रिटिश सरकार और एक बंबई की ब्रिटिश सरकार। कलकत्ता की ब्रिटिश सरकार मान चुकी है कि हम राघोवा को अब गद्दी नहीं देंगे, आप हमें थाने और सालसेट का क्षेत्र दे दीजिए। क्योंकि आप सबको पता है ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, केवल कब्जा चाहते थे। उन्हें यह मतलब नहीं था कि कैसे मिल रहा है, सिर्फ उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब बंबई की सरकार को यह पता चला कि हमने तो संधि की राघोवा के साथ, तब जाकर प्राप्त हुई मराठों से, क्योंकि उनकी कुछ सारी खुफिया जानकारियां हमें मिली। और ये कलकत्ता की सरकार वहां से आकर कह रही है कि नहीं, हम राघोवा को गद्दी देंगे ही नहीं। तो बंबई की सरकार क्या करती है, युद्ध छेड़ देती है फिर से मराठों के खिलाफ, कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इसे, उसे पेशवा की गद्दी मिलनी चाहिए। भाई वो हमारी हेल्प किया है, वो चाहते थे उसे पिट्ठू नवाब बनाना, जैसे मीर जाफर को इन्होंने बनाया था बंगाल में, याद है ना आप लोगों को, उसी तरह से। तो 1779 में तलगांव में एक युद्ध होता है। तलगांव कहां पर पड़ता है, तो यहां पड़ता है, जैसे मैंने आप लोगों को जियोग्राफी में बताया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का। तो पश्चिमी घाट जो हमारा है, उसी के पास तलगांव नाम का एक क्षेत्र है, और वहां पर युद्ध होता है फिर से। किसके मध्य, मराठों के मध्य और मुंबई ब्रिटिश सरकार के मध्य। तो जो मुंबई की ब्रिटिश सरकार थी, यहां पर पराजित हो जाती है, मराठे जीत जाते हैं, मराठों में नई एनर्जी मिल जाती है। तो मैंने आप सबको बताया, जब युद्ध होता है तो उसके बाद जो परिणाम आता है वही डिपेंड होता है संधि पर। जब संधि होगी उस युद्ध के बाद की, तो जो पक्ष विजयी रहेगा उसके द्वारा शर्तें रखी जाती हैं। तो यहां पर तो उन्होंने शर्त रखी, क्योंकि वो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जीते थे, लेकिन इसे आंग्ल मराठा युद्ध नहीं दिया गया है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध नहीं है ये। इसी के कारण ये युद्ध हुआ है पुरंदर की संधि के बाद, क्योंकि पूरे ब्रिटिश नहीं लड़े हैं, केवल मुंबई की ब्रिटिश सरकार लड़ी है। तो इसे हम आंग्ल मराठा संघर्ष नहीं कह सकते हैं, ठीक। अंग्रेजों की पराजय हो गई, उसके बाद बड़गांव की संधि होती है। फिर से रिपीट करेंगे, सूरत की संधि क्यों हुई, राघोवा को पेशवा की गद्दी चाहिए। पुरंदर की संधि क्यों हुई, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष में मराठे परास्त हो गए। बड़गांव की संधि क्यों हो रही है, क्योंकि 1779 ईस्वी में ब्रिटिशर्स पराजित हो जाते हैं, मुंबई की ब्रिटिश सरकार पराजित हो जाती है, किससे, मराठों से। तो ये जरूर याद रखिएगा किस वजह से हुई। कहा गया कि मराठों का जो क्षेत्र है उस पर जो आपने अधिकार कर लिया है वो वापस करिए, क्योंकि भाई मराठे जीते हैं। तो कब के क्षेत्र सर, 1773 के बाद जितने क्षेत्रों पर आपने मराठों के अधिकार किया है, ब्रिटिशर्स हमें वापस कर दो, ये संधि मान ली गई। लेकिन उस समय का जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, वो था वारेन हेस्टिंग्स। इसने ये संधि मानने से इनकार कर दिया।
बड़गांव की संधि। और इसने कहा हम फिर से युद्ध करेंगे, अब पूरी ब्रिटिश सेना के साथ हम मराठों से युद्ध करेंगे। मराठे परिस्थिति समझ गए कि अगर हम तुरंत युद्ध में जीते हैं लेकिन केवल मुंबई की सरकार से, अगर अब पूरी ब्रिटिश सरकार हमारे खिलाफ आएगी तो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की तरह हम पराजित हो जाएंगे। तो यहां पर मराठों ने दिमाग दिखाया, बोले कि ठीक है, आपको यह संधि मंजूर नहीं है, आप हमें पूरे क्षेत्र नहीं देना चाहते हैं, कुछ क्षेत्र हमें वापस करिए, कुछ अपने पास रखिए, चलिए एक और संधि करते हैं। तो बड़गांव की संधि के बाद होती है सालबई की संधि 1782 ईस्वी में। यह संधि क्यों हुई? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स अब युद्ध छेड़ने वाला था, उसे बड़गांव की संधि स्वीकार नहीं थी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? कई संधियां हैं, फैक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी वाइज लेके चल रहा हूं एक दूसरे से जोड़ के, ठीक। बड़गांव की संधि में मराठों के विजित क्षेत्र वापस किए जाने की बात हुई, वारेन हेस्टिंग्स नहीं माना, युद्ध छेड़ने की बात करता है। मराठे युद्ध से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, सालबई की संधि की, और इस संधि की अध्यक्षता महादजी सिंधिया ने की। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। इस संधि के तहत यह शर्त रखी गई कि जो सालसेट और एलिफेंटा का क्षेत्र है यह ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र 1773 के बाद, 1773 के पहले किसके थे? मराठों के थे, लेकिन 1773 के बाद इन पर अधिकार हो चुका था, किसका? ब्रिटिशर्स का। मराठों से ये जीत चुके थे, लेकिन जब ये बड़गांव की संधि हुई तो ये शर्त रखी गई कि 1773 के बाद जितने क्षेत्र तुम जीते हो वापस करो, तो ये क्षेत्र भी देने पड़ते। वारेन हेस्टिंग्स ने विरोध किया, विरोध करने का उसे प्रॉफिट भी हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ? कि उसे सालसेट और एलिफेंटा प्राप्त हो गया फिर से, ठीक है, युद्ध का कोई मतलब नहीं निकला। और यहां पर एक नई पद्धति आती है, पेशवा को पेंशन देने की स्वीकृति दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अब हम पेशवा को पेंशन देंगे। तो इतनी परिस्थितियां थी। अब ध्यान रखिएगा, अब यह हिस्ट्री थोड़ा टर्न होने वाली है। क्यों? क्योंकि एंट्री हो रही है नाना फडणवीस की। ये वही नाना फडणवीस हैं जब तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली से सदाशिवराव भाऊ का, उस समय भी ये मराठों के साथ रहा करते थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। इनकी एंट्री हो जाती है। फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? तो वो नाना फडणवीस थे, ठीक। नाना फडणवीस की एंट्री हो जाती है, और अब नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया में क्या होता है? संघर्ष होने लगता है, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए, ठीक। ये मराठे अब आपस में लड़ेंगे। आगे चल के 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और पेशवा बन जाता है बाजीराव द्वितीय। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बन जाता है। अब यहाँ आएगा पेशवा बनके, स्वेच्छाचारी पेशवा था, इस पर किसी का अधिकार नहीं था या किसी का नियंत्रण नहीं था। तो उस समय मराठों में 3 शक्तियां थी, एक तो पेशवा हो गए, एक होलकर हो गए और एक सिंधिया हो गए। तो जब यहाँ पेशवा बना बाजीराव द्वितीय, तो यह चाहता था कि होलकर और सिंधिया आपस में लड़ें, क्योंकि अगर वे दोनों शक्तियां एक हो गई तो हमें भगा सकती है पेशवा की गद्दी से। तो यह कोशिश करने लगा बाजीराव द्वितीय कि पेशवा तथा होलकर तथा सिंधिया आपस में लड़ने लगे। इस वजह से पेशवा होलकर और सिंधिया में फूट डालने की कोशिश करता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। अंदर ही अंदर ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन जरूरत थी कि आगे कौन बढ़ के एक दूसरे का विरोध करे, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है। चलिए, होता क्या है, जब यह सक्सेस नहीं हो पाता इनमें, तो 1801 ईस्वी में इसने स्वयं बेड़ा उठाया और होलकरों का जो प्रमुख था जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देता है 1801 ईस्वी में। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। जैसे ही होलकर की हत्या यहां करता है तो सिंधिया भाग के आता है इसके पास, कहता है भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी तरफ मत घूमना, ठीक है। इसने होलकर में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी और उसके बाद सिंधिया स्वयं पेशवा के पास आ गया। तो अब पेशवा और सिंधिया एक हो चुके हैं मराठों में, और एक अकेला मराठा होलकर अलग हो चुका है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि हदस्पर नामक क्षेत्र पर यह होलकर अकेले दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर देता है। ध्यान से समझिएगा, 1801 ईस्वी में पेशवा होलकर जसवंत राव के भाई की हत्या कर देता है। इससे जसवंत राव रुष्ट हो जाता है, और जैसे ही पेशवा उसकी हत्या करता है तो सिंधिया पेशवा की तरफ भाग के आ जाता है कि भाई देख, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों मिलके मारेंगे उसे। और इन दोनों को नहीं पता था कि अकेले होलकर इन दोनों को पराजित कर देगा।
हदस्पर नामक क्षेत्र पर इन दोनों की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ वह जंग छेड़ता है होलकर और दोनों को परास्त कर देता है। जैसे ही सिंधिया और पेशवा पराजित होते हैं, पेशवा भागकर बसीन चला जाता है। पेशवा कौन था उस समय? बाजीराव द्वितीय। यह बसीन नामक क्षेत्र में चला जाता है और वहां जाकर यह फिर भगोड़ापन दिखाता है और अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। संधि का मतलब आप जानते हैं, अगर कोई मजबूरी में आकर संधि करेगा तो उसे शर्तें माननी पड़ेंगी। अंग्रेजों ने यही गेम खेला। बसीन की संधि होती है 1802 में। अब ये देखिए, बसीन की संधि किस कारण से हुई? क्योंकि होलकर ने सिंधिया और पेशवा दोनों की संयुक्त सेनाओं को हस्पर नामक पर, कहां पर? हदस्पर नामक जगह पर पराजित कर दिया है। पेशवा भाग कर आया है बसीन अंग्रेजों से मदद मांगने। ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज से कहेगा कि भैया काम करो, हमारी मदद कर दो यार, हमारे घर में लड़ाई चल रही है। तो कैसे मदद कर देगा? वही कहेगा ना कि मदद तो करूंगा, उसके बदले क्या मिलेगा हमें? तो उसने कहा जो बोलो मैं दूंगा प्रभु, आप तो सर्वगुण संपन्न हो, सर्वशक्तिमान हो, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। पेशवा ने कहा। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से अगर बात करूं थोड़ा इसके बारे में, तो जो मराठे थे वे कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते थे, लेकिन ये बाजीराव द्वितीय ने कलंक लगा दिया मराठों पर। इसने पूरी स्वायत्तता अंग्रेजों को दे दी, उनका गुलाम बन गया। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप जब उदयपुर शहर बसाते हैं अपने पिताजी के नाम पर, तो उस समय उनका एक और भाई था, कुंवर जगमाल। जगमाल युद्ध से बहुत डरता है। राणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध होता है और उसके बाद वो युद्ध से बाहर होते हैं, फिर सभी क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं, लेकिन जगमाल अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। तो बहुत सारे देखिए, हर समय, हर परिस्थिति, हर वंश में, हर जगह पर कोई ना कोई एक विभीषण जरूर होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर विभीषण का नाम निकल रहा है। विभीषण हो गया, जयचंद हो गया, जगमाल हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे अगर मैं गिनाने लगूँ ना, तो जो विदेशी सत्ता भारत में आके स्थापित हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारे और आपके आपसी फूट की वजह से हुई है। और आज भी मैं देखता हूँ, थोड़ा दुख होता है कि आज के जो युवा वर्ग हैं, यूथ हैं, मैं यूट्यूब पर भी देखता हूँ, ये ट्विटर हो गया, कई सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, वहाँ आपस में लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई क्यों कर रहे हो? आप इंडिया के फ्यूचर हो। अगर आप स्वयं हिंदू मुस्लिम करने लग जाओगे तो फिर इंडिया का फ्यूचर तो बस वहीं रह गया ना, आपस में लड़ के कट के मर जाओगे। बाहरी शक्तियों को फिर से मिल जाएगी मौका और वो इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। जब आपके घर में फूट रहेगी तो बाहर का व्यक्ति जरूर आके वहाँ पर चोट करेगा, एक दूसरे की आपके सामने आपके जैसा बोलेगा, आपके सामने आपके जैसा। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी लोग हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने दिल में केवल हिंदुस्तान रखिए, केवल इंडियन बोलिए खुद को। जाति और धर्म विशेष के नाम पर अगर आप लड़ाइयाँ करेंगे तो ये जो हमारे राजनेता हैं ना, इसी की तरह अपनी रोटियाँ सेकते रहेंगे और आपको लड़ा लड़ा कर वे सत्ता में आते रहेंगे। कोई किसी का सगा नहीं है मेरे भाई, जितने भी राजनेता हैं किसी के सगे नहीं हैं आजकल, कोई भी सगा नहीं है। आपको धर्म के नाम पर लड़ाता है, आप लड़ते हो इसलिए लड़ा रहे हैं, आप अपने अधिकार के लिए कभी खड़े ही नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितना अधिकार दिया है, उसका कभी आप यूज ही नहीं करते हो। केवल राजनेताओं के बहकावे में आकर आप कहीं पत्थरबाजी करोगे, कोई कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस धर्म के लोग हों, जब तक आपके दिल में हिंदुस्तान नाम का जज्बा नहीं आएगा कि आप एक हिंदुस्तानी हो, आप एक इंडियन हो, तब तक इंडिया आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आप इंडिया के फ्यूचर हो, आप यूथ बोले जाते हो। ठीक, तो यही सारी कंडीशन देखिए अब यहाँ पर हो रही है ना। हदस्पर में होलकर पराजित कर रहा है, पेशवा जाके अंग्रेजों से मदद मांग रहा है। अरे भाई उसके साथ बैठ के संधि कर ले। जब यह उनके पास गया तो बसीन की संधि 1802 ईस्वी में होती है और इसमें शर्त रखी गई कि जो पेशवा है अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप देगा, पूना में अंग्रेजी सेना रखेगा। धीरे धीरे पूना को भी गुलाम कर रहा है अब ये, ठीक, जो कि पूना हमेशा मराठों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सभी विदेशी संबंध कंपनी के अधीन चले गए। अब इसका मतलब ये, अगर विदेशी संबंध कंपनी के अधीन चले गए, तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों का अधिकार है, तो अब तो तुम्हारी सत्ता बची ही नहीं, तुम पेशवा बन के करोगे क्या? यही नहीं समझ पाया वो। और सूरत जैसा समृद्धशाली नगर भी इसने अंग्रेजों को दे दिया कंपनी, क्योंकि वो व्यापारिक थी भाई, उसे तो चूसना था, इंडिया को लूटना था, सारी संपत्तियां लूट कर ब्रिटेन ले जाना था उसे। तो इस तरह से बसीन की संधि हो जाती है और यही संधि आगे चलकर द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष का कारण बनती है, क्योंकि जो मराठे सरदार थे वे इस संधि को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। मैंने कोशिश की स्टोरी के तौर पे आप लोगों को सारी चीज़ें बता सकूं। चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको।
सूरत की संधि 1775 में हो रही है। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 से 82 में हो रहा है। इसके बाद पुरंदर की संधि हो रही है, उसके बाद बड़गांव की, सालबई की और बसीन की। इतनी संधियां हैं, जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत पड़ रही है, उम्मीद है मैंने कोशिश पूरी की है कि सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अब आप लोगों के ऊपर है, आप इसे कैसे लेते हैं, क्या चीज़ें समझ में आई, कहाँ डाउट है, कमेंट करके जरूर बताया करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही पूरी सीरीज का फ़ायदा हर वो विद्यार्थी उठा सके जो कहीं पर भी है, इंडिया के किसी भी कोने में है, घर पे रह के तैयारी कर सके। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें इसी तरह से।